कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर जिसकी एक कड़ी चल रही थी, जिसमें हमने काफ़ी सारे भारत के अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ उनके संबंध देखे थे। इसी क्रम में हम एक और राष्ट्र के साथ भारत के संबंध लेके आए हैं, जो है हमारा भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंध। बात करें बांग्लादेश की, तो आज़ादी के समय पाकिस्तान पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में बटा हुआ था। जैसे हमारा भारत तो एक ही था, लेकिन जो पाकिस्तान था, जो वर्तमान पाकिस्तान है, उसे हम कहते थे पश्चिमी पाकिस्तान, और जो आज का बांग्लादेश है उसे हम कहते थे पूर्वी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान क्या था, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में बटा हुआ था। जो हमारा पश्चिम पाकिस्तान के साथ पूर्वी पाकिस्तान के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के भेदभाव किए जाते थे। जो वर्तमान का पाकिस्तान है, वो जो वर्तमान का बांग्लादेश है, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, उसके साथ बहुत सारे भेदभाव किए जाते थे। जैसे हमारी भाषाई भेदभाव, आर्थिक भेदभाव, नस्लीय भेदभाव, राजनीतिक भेदभाव। अब आप सोचेंगे भाषाई भेदभाव क्यों किए जाते थे? क्योंकि जो हमारे पश्चिमी पाकिस्तान था उसकी भाषा तो हमारी उर्दू थी, और जो हमारा पूर्वी पाकिस्तान था इसकी भाषा हमारी बंगाली थी। तो इस तरह आप समझ सकते हैं दोनों की भाषाएं बिल्कुल अलग अलग है। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था इस पर उर्दू को थोपने का प्रयास किया जाता था हमारे पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा। नस्लीय भेदभाव भी किए जाते थे, साथ ही साथ राजनीतिक भेदभाव भी किए जाते थे। आप ही सोचेंगे कि राजनीतिक भेदभाव क्योंकि दोनों में एक अंतर था। क्योंकि जो पूर्वी पाकिस्तान था उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी, और जो पश्चिम पाकिस्तान था उनकी जनसंख्या कम थी। लेकिन जब भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या ऊंचे पदों की बारी आती थी, तो हमारे जो पश्चिमी पाकिस्तान था, इस क्षेत्र से ही ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या बड़े पदों पर सेना के जो अध्यक्ष हैं, ये बड़े बड़े पदों पर केवल पश्चिम पाकिस्तान के लोग को ही चुना जाता था, जबकि पूर्वी पाकिस्तान को चुना ही नहीं जाता था। तो इस तरह बहुत सारे भेदभाव किए जाते थे पश्चिम पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान पर। अब इन भेदभाव का विरोध पूर्वी पाकिस्तान की जनता के द्वारा किया जाता था। इन भेदभाव का विरोध पूर्वी पाकिस्तान की जनता के द्वारा किया गया। इसलिए शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में एक पार्टी का गठन किया गया। पार्टी का नाम था आवामी लीग। ये वही जो शेख मुजीबुर रहमान वही है जिन्होंने आवामी लीग का गठन किया। 1970 की बात करें तो 1970 के चुनाव होते हैं। हमारे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान दोनों में मिलके 1970 के चुनाव होते हैं। इसमें जो हमारी आवामी लीग है, तो आवामी लीग को बहुमत मिलता है, और मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बनने वाले होते हैं। क्योंकि वहाँ भी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें वही प्रधानमंत्री बनने का उम्मीदवार होता है। तो आवामी लीग जीत जाती है, साथ ही साथ बहुमत भी मिल जाता है। तो चांस ये होते हैं मुजीबुर रहमान ही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन पाकिस्तान, जो पश्चिमी पाकिस्तान है, वो तो पाकिस्तान की जो सैन्य सरकार है, इसने मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनने से रोका, और चुनाव के जो परिणाम थे उनको रद्द कर दिया, अर्थात चुनाव को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। इसकी वजह से पूर्वी पाकिस्तान में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन होते हैं। पूर्वी पाकिस्तान में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन होते हैं। 25 मार्च 1971 को मुजीबुर रहमान और उनके जो सहयोगी थे, उनको ये इल्ज़ाम लगाकर कि वो दंगे भड़का रहे, तो ऐसा इल्ज़ाम लगाकर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो जेल में डाल दिया जाता है। पश्चिम पाकिस्तान की बात करें तो पश्चिम पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया जाता है, और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार बढ़ा दिए जाते हैं। मतलब उन पर जो भी बोलता है उस पर उसको दमन किया जाता है, और साथ ही साथ उनको जेल में डाल दिया जाता है। जिसके कारण बांग्लादेश, जो वर्तमान बांग्लादेश है, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, वहाँ के लोग उस एरिया को छोड़ के भारत भागने लगे। इसके कारण भारत में शरणार्थियों की संख्या बढ़ने लगी। तो इसी वजह से भारत इस जो मामले है इसमें हस्तक्षेप करता है, और भारत करता है, पूर्वी पाकिस्तान में सेना का विरोध करने के लिए एक सेना का गठन करता है, जिसे कहते हैं मुक्ति वाहिनी। तो हम ये बता दें, पूर्वी पाकिस्तान में एक सेना का गठन होता है, मुक्ति वाहिनी। अब भारत का क्या रोल है इसके अंदर? तो भारत करता है, जो मुक्ति वाहिनी है सेना, उसको प्रशिक्षण भी देता है, साथ ही साथ हथियार भी उपलब्ध कराता है। तो पूर्वी पाकिस्तान में सेना का विरोध करने के लिए मुक्ति वाहिनी एक तरह की सेना है, या लड़ाकू मान सकते हैं। तो लड़ाकुओं का गठन किया जाता है। अभी लड़ाकुओं को प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जाता था? हमारे भारत के द्वारा इसको प्रशिक्षण दिया जाता था, साथ ही साथ हथियार भी उपलब्ध कराए जाते थे।
ऐसे करके अगस्त 1971 में भारत और यूएसएसआर के बीच में एक संधि हो जाती है हमारी, शांति, मैत्री और सहयोग का समझौता हो जाता है। कब? हमारे 1971 में। अब क्या है कि जैसे हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान को हमारे अमेरिका सहयोग कर रहा था, तो हमने क्या किया, यूएसएसआर से संधि कर ली। अब इसी क्रम में क्या, 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज़ खां शुरू कर दिया। क्या? ऑपरेशन चंगेज़ खां शुरू कर दिया और पाकिस्तान ने एक युद्ध की शुरुआत कर दी। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू कर दिया गया। अभी देख सकते हैं, पाकिस्तान के द्वारा तो चंगेज़ खां ऑपरेशन शुरू किया गया, तो भारत के द्वारा ट्राइडेंट ऑपरेशन शुरू किया गया। और हमने क्या किया, कराची बंदरगाह पर हमला कर दिया। जो पाकिस्तान का कराची बंदरगाह था, तो उस पर हमला कर दिया। इसलिए दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिसंबर नहीं, 4 दिसंबर है, 4 शब्द रह गए, तो 4 दिसंबर को हम क्या करते हैं, नौसेना दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमने जो ऑपरेशन ट्राइडेंट है शुरू किया था और कराची बंदरगाह पर हमला किया था। बात करें ये युद्ध की, तो ये युद्ध जो हमारा था ऑपरेशन चंगेज़ खां, तो इसकी बात करें तो ये 16 दिसंबर 1971 तक चला। और इसमें क्या होता है, लास्ट में भारत की विजय होती है। और वैसे भी चांस पूरे भारत की विजय होने के ही थे। 16 दिसंबर को ही बांग्लादेश नामक एक नया देश अस्तित्व में आ जाता है। जब ये ख़त्म होता है, युद्ध ख़त्म होता है, भारत की विजय होती है, उस दिन को हम क्या मानते हैं, बांग्लादेश की उत्पत्ति के दिवस, कि इस दिन बांग्लादेश बना था। तो इस दिन क्या थे, पाकिस्तान के जनरल थे AK नियाजी, उन्होंने अपने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया और शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति बन जाते हैं। 15 अगस्त 1975 को इनकी हत्या कर दी जाती है। जब भारत के अंदर आज़ादी का दिवस मनाया जा रहा था, तब इनकी हत्या कर दी जाती है, हमारे किसकी, मुजीबुर रहमान की। उसके बाद जियाउर रहमान राष्ट्रपति बनते हैं। कौन? मुजीबुर रहमान के बाद कौन बनते हैं? जियाउर रहमान राष्ट्रपति बनते हैं। इनकी भी एक पार्टी थी BNP मतलब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। तो 2 पार्टियां समझ सकते हैं हमारे, एक तो मुजीबुर रहमान की पार्टी है, वो तो अवामी लीग है, और हमारी जियाउर रहमान की पार्टी है जिसको BNP कहते हैं। कुछ समय बाद क्या, जियाउर रहमान की भी हत्या कर दी जाती है। अब आप देख सकते हैं जो पाकिस्तान का रवैया, वह अपने ही राष्ट्रपतियों की हत्या करे जा रहा है। BNP की बात करें तो BNP एक मुख्य दल है। तो 2 ही मुख्य दल है, एक तो अवामी लीग और एक हमारे BNP। और वर्तमान में सत्ता में कौन है? अवामी लीग है। 2009 से ही अवामी लीग ही सत्ता में। इस तरह हम देख सकते हैं बांग्लादेश में 2 प्रमुख राजनीतिक दल है। कितने? 2 प्रमुख राजनीतिक दल है। एक तो हमारे अवामी लीग है, वर्तमान में बांग्लादेश में हमारे अवामी लीग की ही सरकार है, जिसके नेता कौन है? शेख हसीना। आपको वैसे पता होगा, शेख हसीना इनकी मुख्य नेता है और 2008 से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। अवामी लीग की सरकार जब भी बनती है तो बांग्लादेश का झुकाव किसकी तरफ होता है? भारत की तरफ। फिर आता दूसरी पार्टी आती है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसे BNP कहते हैं। बांग्लादेश का मुख्य विपक्षी दल है, खलीदा जिया इसके मुख्य नेता है। जो हमारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, इनकी मुख्य नेता कौन है? खलीदा जिया। अब बात खलीदा जिया, तो आपको पता ही होगा कि खलीदा जिया कौन है। ये हमारी थे ना दूसरे प्रधानमंत्री जियाउर रहमान, तो इनकी पुत्री है खलीदा जिया। तो ये इनकी मुख्य नेता बनती है BNP इसी पार्टी के अंदर। फिर BNP का रुख भारत के प्रति नकारात्मक है। क्यों? क्योंकि ये जमात इस्लामी समर्थित दल है, मतलब एक वहाँ का संगठन है जमात इस्लामी, वो इसको समर्थन देता है किसको? BNP को, जो कि कट्टरवादी संगठन है और ये भारत का विरोध करता है। पिछले लंबे समय से अवामी लीग के सत्ता में रहने से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सुधर रहे और कई मौक़ों पर भारत और बांग्लादेश ने आपस में सहयोग भी किया। अब बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में कोई विवाद है या नहीं, तो उनकी बात करें। एक विवाद था भारत और बांग्लादेश के बीच में, वो था हमारा भूमि सीमा विवाद। ये तो आपको पता होगा, भारत और बांग्लादेश आपस में सबसे बड़ी भूमि सीमा साझा करते हैं। सबसे बड़ी सीमा क्या भारत बांग्लादेश के साथ ही साझा करता है, लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास की सीमा साझा करता है। अब समस्या क्या थी? समस्या की बात करें तो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर 162 एन्क्लेव थे। क्या होते? देखते हैं, चित्र है क्या? नहीं, चित्र नहीं है। तो अब बात करते हैं एन्क्लेव वाली बात, आपको वैसे समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर क्या 162 एन्क्लेव थे।
एनक्लेव क्या होता है? एनक्लेव किसी देश का वह भाग होता है जो चारों ओर से अन्य देश से घिरा होता है। जैसे आपको बता दें कि जैसे ये मान लीजिए ये हमारे भारत और बांग्लादेश की सीमा है। अब जब ये सीमा बनाई गई इसमें कुछ क्षेत्र, जैसे एक क्षेत्र ये है, एक क्षेत्र ये है, एक क्षेत्र ये है, एक क्षेत्र ये है और एक क्षेत्र ये है, तो इस तरह 5 क्षेत्र है। ये क्या, यहाँ तो भारत है, क्या है, यहाँ तो भारत है, लेकिन ये जो क्षेत्र है इनके अंदर क्या है, ये क्षेत्र बांग्लादेश के, ये क्या है, बांग्लादेश के क्षेत्र है, लेकिन यह है किसके अंदर, जिसके चारों तरफ भारत का क्षेत्र है। ऐसे ही उल्टा चक्र चलता है किसका, कि ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, लेकिन भारत के कुछ क्षेत्र, जैसे ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ऐसे करके बहुत सारे क्षेत्र क्या है बांग्लादेश में भी भारत के थे। तो इस तरह दोनों की भूमियों पर अलग अलग क्षेत्र थे। भारत की भूमि पर बांग्लादेश के क्षेत्र थे और बांग्लादेश की भूमि पर भारत के क्षेत्र थे। तो इन क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं, एनक्लेव। क्या बोलते हैं, एनक्लेव। तो विवाद की बात करें तो इनके भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या विवाद था, हमारे कितना 162 एनक्लेव का, कितना 162 एनक्लेव का विवाद चल रहा था, कि 162 एनक्लेव मतलब भारत के बांग्लादेश में थे और बांग्लादेश के भारत में थे। तो ये विवाद चल रहा था। तब तो समझ ही गए एनक्लेव क्या होता है। एनक्लेव किसी देश का वो भाग होता है जो चारों ओर से किसी अन्य देश से घिरा हुआ होता है। इन एनक्लेव में रहने वाले लोगों की विभिन्न तरह की समस्या होती है। सबसे बड़ी समस्या तो ये होती है, क्यों, क्योंकि इनके लोग क्या बाहर नहीं जा सकते। बाहर क्यों नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि ये चारों तरफ से दूसरे देश की सीमा से घिरे हुए होते हैं, इसलिए वो उस एनक्लेव मतलब गाँव मान सकते हैं छोटे छोटे। तो उन क्षेत्रों के लोग बाहर नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि जो सेना के लोग हैं उनको बाहर जाने नहीं देते। इस वजह से, और दूसरे देश की दूसरे देश की जो प्रशासन है उनको कोई भी सुविधा नहीं देता, इसलिए उनको क्या मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहता है। कई बार क्या है, इनमें आपराधिक गतिविधियाँ भी घटने लग जाती है। साथ ही सीमा प्रबंधन में भी बाधक साबित होते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में कितने 162 एनक्लेव थे। बात करें 16 मई 1974 को बांग्लादेश भारत के बीच में सीमा समझौता होता है, जिसमें तय किया जाता है कि जो क्षेत्र भारत में है वो भारत में रह जाएंगे, जो क्षेत्र बांग्लादेश में है वो बांग्लादेश में रह जाएंगे, और आपस में सीमाओं का पुनर्सीमांकन कर दिया जाएगा। तो ये सीमा समझौता होता है कब, हमारा 16 मई 1974 को, जिसके माध्यम से इन एनक्लेव का आदान प्रदान होना था, लेकिन संसद की अनुमति नहीं मिली और ये जो समझौता था वो लागू नहीं हो पाया। लेकिन 2015 में 100वां संविधान संशोधन किया जाता है, जिसके माध्यम से इन एनक्लेव का आदान प्रदान किया जाता है, जिसमें भारत को तो 51 और बांग्लादेश को 111 एनक्लेव मिलते हैं। क्या, इससे क्या, भारत को तो 51 और बांग्लादेश को 111 एनक्लेव मिलते हैं। अब इसको ध्यान से देखें तो बांग्लादेश को ज़्यादा भूमि मिलती है इसके अंदर। तो हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, बच्चा है उसे खुश रहने दो, ज़्यादा एनक्लेव दे दो। वर्तमान में बांग्लादेश और भारत के बीच में किसी प्रकार का कोई सीमा विवाद नहीं है। अब आप देख सकते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या किसी प्रकार का कोई सीमा विवाद अभी नहीं है। अब बात करें हमारे समुद्री सीमा विवाद, क्या समुद्री सीमा विवाद की बात करें भारत और बांग्लादेश के बीच में। समुद्र में विवाद की बात करें तो हमारे न्यू मोरे एक द्वीप है। क्या, पहले एक द्वीप था जो निर्जन द्वीप था, वहाँ कोई भी नहीं रहता था, किसी का ध्यान भी नहीं गया कभी इस पर। लेकिन अचानक 1975 में सबका ध्यान चला जाता है उस द्वीप पर। द्वीप का नाम था न्यू मोरे द्वीप। तो फिर डिसाइड नहीं कर पाते ये किसका है। भारत कहता है ये हमारा है, और श्रीलंका क्या कहते हैं, हमारा बांग्लादेश कहता है ये हमारा है। दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई हो जाती है तो फिर तो पंगा हो जाता है। यही हमारे समुद्री सीमा विवाद है। तो समुद्र में विवाद की बात करें तो न्यू मोरे द्वीप के स्वामित्व को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है। और ये हरिबंगा नदी के मुख पर स्थित एक ज्वारीय द्वीप है। ज्वारीय द्वीप का मतलब ये है कि यदि इसमें पानी आता है तो पानी ऊपर चढ़ता है तो द्वीप डूब जाएगा, और जब पानी पीछे जाता है तो अस्तित्व में आ जाता है। तो इसको पहली बार के जब पानी पीछे जाता है तब पहली बार 1975 में पहली बार देखा गया, नहीं तो पहले ये समुद्र में डूबा हुआ था। तो इस द्वीप के आधार पर समुद्र में 25,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र विवादित था। क्यों, क्योंकि जिसके पास द्वीप आएगा उसके पास क्या समुद्र का एरिया भी आएगा। तो एक तरह से समुद्र का एरिया और द्वीप का एरिया दोनों को मिला लिया जाए तो उस देश के पास 25,000 किलोमीटर का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो भारत भी दावा कर रहा था, तो साथ ही साथ बांग्लादेश भी दावा कर रहा था। बांग्लादेश के द्वारा यह मामला मध्यस्थता के स्थायी न्यायालय में उठाया गया। जो स्थायी न्यायालय था मध्यस्थता का, वहाँ पे ये मामला उठाया कि भैया ये वाला तो हमारा है ये द्वीप, भारत कहता है ये हमारा द्वीप है। मध्यस्थता के न्यायालय ने कहा कि भैया इसका एक ही फैसला हो सकता है कि जो बड़ा है थोड़ा ठंड खाए
थोड़ा आराम से रहे। तो उन्होंने कहा कि इसमें से 6000 वर्ग किलोमीटर तो भारत को दे दिया गया और 19,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र किसको दे दिया गया, बांग्लादेश को। भारत ने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, राजी रहना चाहिए। तो वही है 19,000 किलोमीटर जैसे बांग्लादेश को दिया तो भारत ने कहा चलो हमें स्वीकार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत द्वारा इस फैसले को स्वीकार कर लिया गया और इससे भारत और बांग्लादेश के बीच में एक समुद्री विवाद था, ये भी खत्म हो जाता है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में अब कोई भी समुद्री विवाद नहीं है। अब बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में जल विवाद की। क्या भारत और बांग्लादेश के बीच में जल विवाद की? तो पहला जल विवाद आता है हमारे गंगा नदी जल विवाद। अब गंगा नदी तो आपने देखी होगी, अब मैं आपको चित्र से दिखा देता हूँ असली विवाद क्या है। जैसे ये एक मैप है, ये मैप तो किसी और चीज़ के लिए बनाया गया था, लेकिन आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि गंगा नदी में जल विवाद क्या है। कि सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, ये हमारी गंगा नदी है, ये हमारी गंगा नदी है और ये ऐसे जाती है और ऐसे जाते ये हमारे बांग्लादेश में चली जाती है। लेकिन भारत के द्वारा क्या किया गया कि यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस एरिया में यहाँ पे हुगली फरक्का बांध बना दिया गया है। क्या बना दिया गया? फरक्का बांध बना दिया गया और यहाँ से एक हुगली नदी की शाखा निकाल दी गई। फरक्का बांध बनाकर यहाँ से एक शाखा जो हमारी निकाल दी गई, किसकी? जो हमारी गंगा नदी की। अब फरक्का बांध से क्या है, ये जो पानी किस में जाने लग गया, हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल से होके जाने लग गया। अब आप ध्यान से देखेंगे इसके पास क्या कि इसी के पास हमारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। जो हमारे हुगली नदी है इसी के पास में क्या कलकत्ता शहर बसा हुआ है। अब जो हमारे कलकत्ता शहर और पश्चिम बंगाल के जो व्यापार के लिए जो हमारी हुगली नदी आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो रही है। अब क्या है, समय के साथ क्या है, जैसे ही गंगा नदी में पानी की कमी होती है तो हम हुगली नदी में पानी की कमी हो जाती है। तो ये फरक्का बांध से क्या है, पानी डाइवर्ट करके और इस हुगली नदी में भेज दिया जाता है। तो हमेशा बांग्लादेश ये शिकायत करता है कि ये फरक्का बांध बनाया गया है, ये ज़बरदस्ती बनाया गया है, बांग्लादेश को पानी की आपूर्ति कम करने के लिए ये बांध बनाया गया है। तो भारत क्या है कि गुजराल डॉक्ट्रिन है, गुजराल सिद्धांत है, उसके आधार पर इसका समाधान निकालता है। तो ये फरक्का बांध की शिकायत हमेशा बांग्लादेश करता रहता है। तो उसको देखते हैं, चलो। तो हमारी गंगा नदी विवाद देख रहे थे हम। तो गंगा की वितरिका है हुगली। क्या? गंगा की वितरिका हुगली पर स्थित कलकत्ता बंदरगाह को वर्ष भर कार्यरत रखने के लिए कि वही हुगली नदी में पानी रहेगा तो हमारा कलकत्ता बंदरगाह भी साल भर चालू रहेगा। तो इसलिए हुगली में आवश्यक न्यूनतम 40,000 क्यूसेक जल प्रवाह को बनाए रखने के उद्देश्य से भाई यदि कलकत्ता में यदि आप बंदरगाह को चालू रखना चाहते हो तो उसका एक ही नियम है कि उसके अंदर कम से कम 40,000 क्यूसेक पानी आता रहना चाहिए। जो हुगली नदी है उसमें कितना 40,000 क्यूसेक पानी आता रहना चाहिए, ये निश्चित होगा तभी कलकत्ता का बंदरगाह चालू स्थिति में रहेगा। अब इसी वजह से भारत के द्वारा गंगा नदी पर फरक्का बांध बनाया गया। कौन सा बांध? फरक्का बांध बनाया गया। बांग्लादेश द्वारा इस बांध का द्वारा जल के प्रवाह को नियंत्रित करने का विरोध किया गया कि बांग्लादेश ने कहा कि आप फरक्का बांध के जरिए क्या है गंगा नदी के प्रवाह को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो और जल के बंटवारे की मांग की। कि ये कहा गया कि जल को फिक्स करो, कि ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्त जब आपका मन करे जब पानी को हुगली नदी की तरफ डाइवर्ट कर दो। फिर 1996 तक आते आते गुजराल सिद्धांत दिया गया। गुजराल सिद्धांत में के आधार पर क्या एक नदी गंगा नदी जल समझौता किया जाता है। क्या? गंगा नदी जल समझौता किया जाता है। और गुजराल साहब जो आई के गुजराल थे, इंद्र कुमार गुजराल, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को इतना क्यों परेशान होते हैं, क्यों? क्योंकि गंगा नदी हमारी जो क्या कहते हैं कामधेनु नदी है, इनसे आप सबके जो दुख दूर होते हैं तो आपके दुख भी दूर होंगे। कैसे? कि गंगा नदी में पानी की तो कोई कमी ही नहीं है। बांग्लादेश कहता है कि पानी की कमी कैसे नहीं है, तो गंगा नदी में क्या सारा पानी क्या है हुगली नदी की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि गंगा नदी जल समझौते में कि यदि आपको लगता है कि पानी कम होता है तो यदि पानी 17,000 क्यूसेक से कम होता है तो पानी बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। मतलब आप कि आधा पानी भारत यूज़ करेगा और आधा पानी जो बांग्लादेश है उसको दिया जाएगा। तो ये इसमें लिमिट कर दी 70,000 क्यूसेक की। और यदि 70,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी आ रहा है तो हम उस पानी को हुगली नदी की तरफ डाइवर्ट कर दें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर बांग्लादेश ने कहा कि फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप इससे ज़्यादा पानी आ रहा है तो उसको तो डाइवर्ट कर दो, लेकिन इतना पानी तो हमारे पास आना ही चाहिए।
तो उनके बीच में जो विवाद था वो भी खत्म हो जाता है। फिर अगला विवाद आता है बराक नदी विवाद। ये नदी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। कैसे कि बराक नदी क्या है, हमारे मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। बराक नदी कहाँ से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, जिस पर क्या भारत के द्वारा एक जल परियोजना बनाई गई, जल विद्युत परियोजना। परियोजना का नाम है तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना। परियोजना का नाम क्या है? तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना बनाई जाती है। बांग्लादेश के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। अब आप जल विद्युत परियोजना तो आप समझ सकते हैं कैसे बनाई जाती है। इसमें क्या रिजर्वायर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? रिजर्वायर, जिससे पानी को इकट्ठा किया जाता है। तो बांग्लादेश कहता है कि ज़बरदस्ती आपने कोशिश की है कि बराक नदी को रोककर कि बांग्लादेश में पानी की आवक कम हो। तो बांग्लादेश इस चीज़ का विरोध करता है। क्यों? क्योंकि निर्माण से पहले क्या बांग्लादेश की परमिशन नहीं ली गई। अब ये तो आपको पता ही होगा कि ये बराक नदी हमारे मणिपुर में भारत के अंदर बहती है, लेकिन जो प्राकृतिक साधन है उसको आप रोक नहीं सकते। ये प्राकृतिक जो विश्व का नियम है। इससे क्या है, बांग्लादेश की कृषि पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बांग्लादेश ये शिकायत करता है कि यदि वो पानी बांग्लादेश की तरफ नहीं आएगा तो बांग्लादेश की कृषि प्रभावित होगी। भारत ने कहा बांग्लादेश को कि भैया ऐसी इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है, जो हम बिजली बनाएंगे बराक नदी से उसमें से बिजली तुम भी ले लेना। बांग्लादेश ने कहा ये हुई ना बात, कोई बात नहीं, कृषि नहीं तो बिजली सही। तो हमारा पानी तो की तो कहीं कमी नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी से आ जाता है, गंगा नदी से आ जाता है, हमारे पास तो तीस्ता नदी से आ जाता है। तो ऐसा कहकर पानी की तो कोई कमी नहीं है। ये बिजली वाली बात थी जो आपने सॉल्व कर दी। तो इस परियोजना का लाभ भी उसे दिया जाएगा, मतलब जो बिजली बनेगी उसमें एक हिस्सा बांग्लादेश को भी दिया जाता है। फिर अगला विवाद आता है फैनी नदी विवाद। अगला विवाद क्या आता है? बांग्लादेश और भारत के बीच में फैनी नदी विवाद। तो इस नदी द्वारा त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा का निर्माण किया जाता है। जो फैनी नदी है, तो फैनी नदी क्या करती है? त्रिपुरा में भारत और बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण करती है। लेकिन फैनी नदी में समस्या ये आती है कि ये बार बार क्या अपना मार्ग चेंज कर लेती है। फैनी नदी के द्वारा क्या समय समय पर मार्ग परिवर्तन कर लिया जाता है। अब इस मार्ग परिवर्तन के कारण क्या सीमा प्रबंधन में समस्या आती है कि कभी नदी किधर से होकर बहने लग जाती है तो कभी किधर से होकर बहने लग जाती है। तो पहले तो क्या होता था, ये हमारी सीमा ही फैनी नदी को माना जाता था। तो कभी भारत की तरफ से बहने लगती है तो कभी बांग्लादेश की तरफ से बहने लगती है, जिससे इसके जल के बंटवारे में भी विवाद हो जाता है। त्रिपुरा का एक शहर है सबरूम शहर, वहाँ में उसमें फैनी नदी से जलापूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कह दिया है कि भैया फैनी नदी है तो उसके आपूर्ति के लिए समझौता कर लिया गया है। तो आप देख सकते हैं फैनी नदी का विवाद भी सॉल्व कर लिया जाता है। फिर आता हमारा तीस्ता नदी विवाद, काफ़ी ज़्यादा करंट विवाद है तीस्ता नदी विवाद। तो तीस्ता नदी सिक्किम के कांगसे ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? कांगसे ग्लेशियर है हमारे कहाँ, सिक्किम में, वहाँ से निकलती है और उसके बाद चोलामो झील है उसमें जाके गिरती है। तीस्ता नदी है कांगसे ग्लेशियर से निकलती है और उसके बाद चोलामो झील में जाके गिरती है। अब बात करें इस नदी की, तो इस नदी के 50% से अधिक जल का भारत के द्वारा कृषि और सिंचाई में उपयोग किया जाता है और इसी बात का बांग्लादेश विरोध करता है। क्योंकि भारत का 50% ज़्यादा इस नदी के पानी का उपयोग कृषि और सिंचाई में करता है। तो इसी बात का बांग्लादेश क्या करता है? विरोध करता है। तो हमने थोड़ी देर पहले जो मैप देखा था, तो वो मैप भी तीस्ता नदी के लिए काम आएगा। तो इस विवाद के समाधान के लिए अब तक 2 बार समझौते कर दिए गए। कितनी बार? 2 बार समझौते हुए, एक तो हमारे 1983 में और एक हमारे 2011 में। 1983 में जो समझौता हुआ था इसमें भारत को इस नदी के 39% का हिस्सा दिया गया, बांग्लादेश को 36% का और 25% छोड़ दिया गया कि भैया इतना तो पानी समुद्रों में भी जाना चाहिए। फिर 2011 में दोबारा समझौता होता है, फिर 42.5% भारत को हिस्सा मिलता है, बांग्लादेश को 37.5% और 20% छोड़ दिया जाता है। तो आपको बता दें कि जो हमारी तीस्ता नदी है ये कहाँ है, ये हमारा मैप था। तो हमारी तीस्ता नदी यहाँ से निकलती है, ये तीस्ता नदी को निकाल लेंगे, यहाँ पे कांगसे ग्लेशियर है, यहाँ से निकल के और ये सीधा हमारे किस में ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिल जाती है। तो यही हमारी कौन सी है? तीस्ता नदी। ये येलो कलर में हमारा बांग्लादेश है पूरा। फिर बात करें ये दोनों समझौते पश्चिम बंगाल जो सरकार है, दोनों समझौते क्या पश्चिम बंगाल सरकार राज्य सरकार है उसके विरोध के कारण लागू
नहीं हो पाते हैं। ये तो भी आपको पता होगा, जो हमारा जल है और सिंचाई है और कृषि है, ये तीनों विषय क्या हमारे राज्य सरकार के विषय हैं। जो हमारे जो सूचियाँ हैं, 7 सूची, जो 3 सूचियाँ, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, इसके अंदर ये जल, कृषि और सिंचाई, ये तीनों है ना जो विषय हमारे राज्य सूची के विषय। तो इसमें क्या है, हमारे बांग्लादेश की राय लेने भी ज़रूरी थी, लेकिन ये समझौते किए जाते हैं तब बांग्लादेश की कोई भी राय, बांग्लादेश क्या पश्चिम बंगाल की राय नहीं ली जाती है। इस वजह से ये इसका विरोध करते हैं और इस विरोध की वजह से ये समझौते लागू नहीं हो पाते। वर्तमान में बांग्लादेश जल के बंटवारे की मांग करता रहता है कि भैया जो समझौते किए गए हैं उनको लागू करो। फिर बात करें भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग। क्या भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में 54 नदियाँ साझा होती है, मतलब जो भारत से बहती है और बांग्लादेश में जाती है, जिनका परस्पर लाभ प्राप्त करने और नदी संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 1972 में संयुक्त नदी आयोग का गठन किया जाता है। कब 1972 में संयुक्त नदी आयोग का गठन किया जाता है, किस पे, जो नदी संबंधी मुद्दे हैं उन पे चर्चा करने के लिए। अब बात करें अवैध घुसपैठ और शरणार्थी की समस्या। बांग्लादेश और भारत के बीच में क्या है, अवैध घुसपैठ और शरणार्थी की समस्या के बीच में भी एक पंगा चलता रहता है। उस पंगे की बात करें क्या है, वर्ष 1971 में युद्ध के समय बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों ने भारत में प्रवेश किया था। क्या 1971 के युद्ध में बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों ने क्या किया, भारत में प्रवेश किया, लेकिन उनमें से बहुत सारे वापस ही नहीं आए, मतलब भारत में ही रहने लगे, जिसका क्या आसू मतलब ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन के द्वारा विरोध किया गया। तो 1971 में जब पश्चिम पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान पर अत्याचार किया गया, तो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे, जो वर्तमान बांग्लादेश है, वहाँ के लोग शरणार्थी के रूप में कहाँ आ गए, घुसपैठ करके भारत के अंदर आ जाते हैं, लेकिन समय के साथ वो भारत के अंदर रहने लगते हैं और बांग्लादेश वापस नहीं जाते हैं। तो हमारा आसाम के जो संगठन है आसू, ऑल आसाम यूनियन स्टूडेंट यूनियन, इस चीज़ का विरोध करता है और उन्हें कहता है कि वो बांग्लादेश में वापस जाए। वर्ष 1985 में भारत सरकार और आसू के बीच में एक समझौता होता है, जिसे हम कहते हैं असम समझौता, जिसके तहत एक एनआरसी मतलब राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का अद्यतन किया जाएगा, मतलब एक बनाया जाएगा और उसे अपडेट किया जाएगा कि कौन से व्यक्ति बांग्लादेश के हैं और कौन से व्यक्ति भारत के हैं, और बांग्लादेशियों की पहचान की जाएगी और उनको वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। जो हमारा क्या कहते हैं, जो एनआरसी रजिस्टर है उसको अपडेट किया जाएगा और जो हमारे जो लोग छूट गए मतलब बांग्लादेशियों की पहचान की जाएगी और उनको रजिस्टर में शामिल करेंगे और उनको वापस बांग्लादेश भेजेंगे। 2019 में उच्चतम न्यायालय ने भी के निर्णय के बाद एनआरसी का अद्यतन किया गया। एनआरसी रजिस्टर है तो उसको अद्यतन किया गया, जिसके तहत 19 लाख लोग भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर पाए। जो हमारे असम में रहने वाले कितने 19 लाख लोग क्या अपनी नागरिकता भारत के अंदर साबित नहीं कर पाते हैं। इन लोगों को नागरिकता साबित करने के लिए विदेशी अधिकरण में जाने का अधिकार है, कि मतलब ये किसी विदेशी अधिकरण में जा सकते हैं और वहाँ जाके साबित कर सकते हैं कि वो भारत के नागरिक हैं। अंतिम रूप से नागरिकता साबित न कर पाने वालों को मतलब जो लास्ट में भी अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे, उनको बांग्लादेश से समझौता कर वापस भेजा जाना था। लेकिन बांग्लादेश ने एनआरसी को भारत का आंतरिक मामला होता है। बांग्लादेश ने कहा कि ये एनआरसी रजिस्टर बनाना ये सब फालतू के काम है, ये बांग्लादेश के भारत के द्वारा किए जा रहे, और भारत क्या है बहुत ज़्यादा ठाला है, ऐसे काम कर रहा है, तो हमें कोई मतलब नहीं इससे कि भारत अपने देश के अंदर क्या कर रहा है। यदि भारत के पास किसी भी व्यक्ति के बांग्लादेशी होने के सबूत है, भाई ये हो सकता है कि वो ये कह दे कि ये व्यक्ति भारत का नहीं है, ये तो बांग्लादेश भी कहता है कि हमें इस चीज़ को तो मान सकते हैं कि भारत ये साबित कर सकता है कि ये व्यक्ति भारत का नहीं है, लेकिन यदि कोई सरकार के द्वारा ये साबित कर दिया जाता है कि वो व्यक्ति है बांग्लादेश का है, तो बांग्लादेश उसको वापस लेने के लिए तैयार है। लेकिन ये तो क्या है बहुत पुरानी बात हो गई, आज से लगभग कितना मान सकते हो 71 की बात है, तो लगभग 55 साल पहले की बात है, और 55 साल के किसी के पास रिकॉर्ड नहीं होते। और ध्यान से देखें तो 55 साल पहले तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ करते थे कोई, जैसे ये मान लो वो वोटर आईडी भी 1995 के बाद में बने थे। CAA के मामले में बांग्लादेश के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई, क्यों? क्योंकि इसमें भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें बांग्लादेश को भी शामिल किया गया है। तो इसमें कहा गया था CAA में ये कहा गया कानून था नागरिकता कानून, तो इसके अंदर ये कहा गया कि भारत, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान
यहाँ पे यदि कोई भी जो हमारा धार्मिक प्रताड़ित समूह है, जैसे जिसमें हमारे जैन, बौद्ध, पारसी, हिंदू, ये जो समूह हैं बौद्ध, ये यदि समूह बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर यदि प्रताड़ित हो रहे हैं तो भारत आ सकते हैं, भारत में इनको नागरिकता दे दी जाएगी। तो बांग्लादेश ने कहा कि इन देशों के अंदर भारत को ने बांग्लादेश को भी शामिल कर लिया है और ये कहा इस कानून के तहत कि धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान था। तो बांग्लादेश कहता है इस बात पे कि बांग्लादेश क्या है, एक धार्मिक रूप से सहिष्णु देश है। बांग्लादेश में ऐसे उत्पीड़न जैसे कार्य नहीं किए जाते, यहाँ पे किसी भी अल्पसंख्यक का कोई उत्पीड़न नहीं होता है। फिर एक समस्या आती है चकमा और हजोंग शरणार्थी, कि चकमा और हजोंग शरणार्थी। तो हम आपको बताते हैं चकमा और हजोंग शरणार्थी की समस्या क्या है। ये तो मैप ही अधूरा है, कोई नहीं। इसमें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश के ये वाला एरिया था, यहाँ से क्या है भारत बांग्लादेश के नागरिक निकल के कहाँ चले जाते हैं, यहाँ हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर आ जाते हैं। तो वही चकमा और हजोंग जनजातियाँ हैं, उनकी बात आती है। तो बात करें चकमा और हजोंग क्या है, हिंदू जनजातियाँ हैं जो बांग्लादेश के चिटगांव जो पहाड़ी क्षेत्र में वहाँ रहती थी। क्या था, बांग्लादेश का जो चिटगांव पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ रहती थी हमारी चकमा हजोंग, जो बौद्ध और हिंदू जनजातियाँ हैं। चकमा तो बौद्ध थे, हजोंग क्या हिंदू जनजातियाँ थी। अब क्या है, बांग्लादेश के अंदर क्या है, एक बांध का निर्माण किया जाता है, कप्ताई बांध। क्या, कप्ताई बांध का निर्माण किया जाता है। इस वजह से उनको विस्थापित कर दिया जाता है। 1960 में कप्ताई बांध के निर्माण के कारण इनको विस्थापित किया जाता है और ये भाग के कहाँ आ जाते हैं, भारत। अब भारत के द्वारा इनको शरण दी जाती है। फिर भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको भारत की नागरिकता दी जानी चाहिए, तो इनको भारत की नागरिकता दे दी जाती है। तो चकमा हजोंग जाती है। अब बात करें भारत, तो हमेशा विवाद की तो बात हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में हमेशा विवाद नहीं होते हैं। अब क्या बात करें तो भारत की बांग्लादेश में गतिविधियों की, तो भारत के द्वारा बांग्लादेश को व्यापार में ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री पहुंच दी गई है। मतलब जब बांग्लादेश से कोई भी सामान यदि भारत के अंदर बिकने के लिए आता है तो उस पर किसी भी तरह की ड्यूटी नहीं लगाई जाती और किसी भी तरह का कोटा भी नहीं लगाया जाता, मतलब लिमिट भी नहीं लगी हुई है। भारत ने बांग्लादेश को 8 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब उधार का पैसा दिया है कि इतने पैसे से वो भारत से कोई भी चीज़ खरीद सकता है। भारत की NPCIL, नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और रूस की जो रोसएटम है, ये दोनों मिलके बांग्लादेश के रूपपुर में, क्या बांग्लादेश के रूपपुर में परमाणु संयंत्र लगा रहे हैं। ध्यान रखना आपके, भारत की तो NPCIL है और रूस की एटमॉस और रोसएटम है, ये दोनों मिलके बांग्लादेश के रूपपुर में परमाणु संयंत्र लगा रहे हैं। फिर हमारी जो कलकत्ता खुलना रेल मार्ग है, क्या कलकत्ता खुलना रेल मार्ग पर बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, कोलकाता ढाका मैत्री एक्सप्रेस, इनका संचालन किया जा रहा है। तो कलकत्ता खुलना रेल मार्ग पर क्या बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, कोलकाता ढाका मैत्री एक्सप्रेस, इनका संचालन किया जा रहा है। बात करें भारत और बांग्लादेश के बीच में एक संयुक्त युद्धाभ्यास होता है जिसे संप्रीति कहते हैं। तो इसके बीच में आयोजन होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत और बांग्लादेश को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति मैत्री नामक एक पाइपलाइन से की जाती है। तो मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में है, जिसमें कि पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति की जाती है। कोरोना की बात करें तो कोरोना महामारी के दौरान भारत के द्वारा बांग्लादेश को वैक्सीन दी गई थी। भारत के पास वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, भारत के द्वारा बांग्लादेश को काफ़ी सारी वैक्सीन दी गई। बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का भारत के लिए क्या महत्व है। जो हमारे उत्तरी पूर्वी राज्य है, इनसे जुड़ाव के लिए हमारे बांग्लादेश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कलकत्ता ढाका अगरतला, क्या कलकत्ता ढाका अगरतला एक मार्ग है। दूसरा कलकत्ता ढाका शिलोंग गुवाहाटी, ये मार्ग है। तो आप इस मैप में इन मार्गों को देख सकते हैं। ये तो हमारा क्या है, कलकत्ता है, ये अगरतला है, ये ढाका है और ये शिलोंग है और ये गुवाहाटी है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे एक मार्ग है जो यदि नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए, वैसे तो एक तरीका था नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए कि यहाँ से कोई व्यक्ति जाएगा तो ऐसे जाके फिर ऐसे जाके और ऐसे जाके यदि अगरतला जाना है तो यहाँ तक जाना पड़ता था। यदि कलकत्ता से कोई भी सामान यहाँ भेजना है अगरतला में
तो पहले तो इतना बड़ा मार्ग से गुजरना पड़ता था, और जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसे चिकन नेक कहते हैं, तो काफ़ी छोटा मार्ग है। कई बार क्या है, मौसम की वजह से ये मार्ग रुक जाता है। तो ये एक वैकल्पिक मार्ग बना दिया कि कलकत्ता से सीधा ढाका जाओ और ढाका से सीधा अगरतला चल जाओ, या फिर कलकत्ता से ढाका जाओ और ढाका से सीधा शिलोंग या फिर गुवाहाटी चले जाओ। तो यहाँ सीधे सीधे रास्ते बांग्लादेश ने उपलब्ध कराए। अब बात करें समुद्री मार्ग की। समुद्री मार्ग में भी भारत को काफ़ी ज़्यादा सहयोग कर रहा है कौन? हमारे बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश की सीमा पर शांति बनाए रखने और इसके प्रबंधन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। बात करें उत्तर पूर्वी राज्यों में सक्रिय आतंकी समूह पर कार्रवाई करने के लिए, जैसे हमारे उल्फा है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, ये कुछ संगठन है, तो इसमें भी बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा सहयोग कर रहा है। तो बंगाल की खाड़ी की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में भी बांग्लादेश सहयोग कर रहा है। चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भी ये कार्य कर रहा है। सार्क और बिम्स्टेक में प्रभाव जमाने के लिए भी बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा सहयोग कर रहा है भारत का। अब बात करें, हर बात में चीन घुस के आ जाता है, तो यहाँ पे भी चीन आएगा। तो चीन बांग्लादेश संबंध की बात करें तो बांग्लादेश BRI प्रोजेक्ट का सदस्य है, बोर्ड और रोड इनिशिएटिव परियोजना का सदस्य बांग्लादेश के द्वारा चीन से रक्षा उपकरणों की खरीद की जाती है। भारत के द्वारा बांग्लादेश में निवेश और चीन के द्वारा बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा निवेश किया गया है। चीन की बात करें तो चीन के द्वारा बांग्लादेश में के जो चिटगांव बंदरगाह है उसका विकास किया जा रहा है। कौन सा? चिटगांव बंदरगाह, उसका विकास चीन के द्वारा किया जा रहा है। 2022 में चीन ने बांग्लादेश को 98% बांग्लादेशी जो उत्पाद है उन पर शुल्क मुक्त निर्यात की सुविधा दी है। मतलब 98% जो बांग्लादेश के द्वारा चीन में चीज़ें बेची गई है उनमें टैक्स नहीं लगाया गया है। चीन के साथ भारत का बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का व्यापार लगभग 3 गुना बढ़ चुका है। अब बात करें बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की बात करें तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चीन के द्वारा बांग्लादेश में कई परियोजनाओं में निवेश किया जा रहा है, जैसे पद्मा ब्रिज रेल लिंक प्रोजेक्ट, इसमें चीन इन्वेस्ट कर रहा है। कर्णाफुली नदी टनल परियोजना, इसमें बांग्लादेश में चीन निवेश कर रहा है। और पावर प्लांट और औद्योगिक पार्क, इनके अंदर चीन निवेश कर रहा है। कहाँ? बांग्लादेश में। चीन की बात करें तो चीन बांग्लादेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे सेज है वो भी विकसित कर रहा है। चीन के द्वारा बनाया गया पायरा पावर प्लांट बांग्लादेश की सबसे बड़ी बिजली संयंत्र है। कौन सा? पायरा पावर प्लांट, ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र है। चीनी कंपनियां हुवेई और ZTE बांग्लादेश में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है। कौन? चीनी कंपनियां हुवेई और ZTE, ये बांग्लादेश में क्या 5G सुविधाएं उपलब्ध करा रही है टेलीकॉम के जरिए। चीन के द्वारा बांग्लादेश में चेकबुक डिप्लोमेसी के तहत विभिन्न कार्य किए जाते हैं, कि जैसे बांग्लादेश को कह रखा है कि आपको कोई भी काम कराना चीन को बस बोलना है। तो चेकबुक डिप्लोमेसी मतलब आप बोलो, मैं चेक काट के देता हूँ, जिससे बांग्लादेश को सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे वो रणजाल में फंस सकता है और भारत के साथ उसके संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इससे। साथ ही भारत द्वारा बांग्लादेश की हर संभव मदद की जानी चाहिए ताकि वह चीन पे निर्भर ना रहे। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने भारत बांग्लादेश संबंधों के बारे में काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की, विवादों के बारे में जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।